हाय फ्रेंड्स, आज हम आधुनिक भारत के इतिहास का एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक का नाम है भू राजस्व सुधार या लैंड रेवेन्यू रिफॉर्म्स। इसके बारे में काफी डिटेल से चर्चा करेंगे। आप हमारे साथ बने रहिए ताकि इसके बारे में आपको जानकारी हो सके। ईस्ट इंडिया कंपनी ने क्या किया, भारत में अधिकतम राजस्व प्राप्त करने के लिए विभिन्न प्रकार की भू राजस्व प्रणालियां लागू कर दी थी। बात करें इनकी शुरुआत की, तो प्रारंभिक प्रयास और द्वैध शासन के अंत की बात करें, तो द्वैध शासन की समाप्ति की बात करें तो 1765 ईस्वी में लॉर्ड क्लाइव के द्वारा बंगाल में लगाए गए द्वैध शासन को समाप्त करके 1772 में वॉरेन हेस्टिंग्स के द्वारा इसको समाप्त कर दिया गया था। जो लगाया गया द्वैध शासन था, तो द्वैध शासन को 1772 ईस्वी में वॉरेन हेस्टिंग्स ने समाप्त कर दिया था। इसके तहत क्या, ईस्ट इंडिया कंपनी ने राजस्व संग्रहण और नागरिक प्रशासन की सारी सारी शक्तियां क्या है अपने पास ले ली थी। शुरुआत में क्या हुआ था, 5 वर्षीय ठेका प्रणाली दी गई थी। तो भू राजस्व सुधार के तहत वॉरेन हेस्टिंग्स ने 5 वर्षीय ठेका प्रणाली की शुरुआत कर दी थी। इसमें क्या था, भूमि का राजस्व वसूलने का ठेका सबसे अधिक बोली लगाने वाले को दे दिया जाता था। 5 वर्षीय ठेका प्रणाली में क्या था कि सबसे अधिक जो राजस्व की बोली लगाता था, राजस्व वसूलने का ठेका या अधिकार से ही दे दिया जाता था। बात करें असफलता की, तो नए और अनुभवहीन जो जमींदार थे उनको ये ठेके दे दिए गए थे, जिससे ये प्रणाली असफल साबित हुई। क्यों? क्योंकि वे अक्सर क्या अत्यधिक बोली लगा देते थे और फिर किसानों का शोषण किया करते थे। बाद में आती है हमारी एक वर्षीय ठेका प्रणाली। तो 1776 ईस्वी में 5 वर्षीय ठेका प्रणाली को बंद करके एक वर्षीय ठेका प्रणाली की शुरुआत कर दी गई, जिसमें क्या पुराने जो जमींदार थे उनको ठेके दिए जाने शुरू कर दिए थे। कि 5 की जगह कब क्या एक वर्षीय ठेका प्रणाली की शुरुआत कर दी गई। बात आती है हमारी स्थायी बंदोबस्त की। इसके बाद आती है हमारी क्या, स्थायी बंदोबस्त। तो स्थायी बंदोबस्त जिसे हम जमींदारी व्यवस्था भी कहते हैं, तो लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा शुरू की गई एक महत्वपूर्ण भू राजस्व प्रणाली थी हमारी, कौन सी, स्थायी बंदोबस्त। बात करें हमारे 10 वर्षीय ठेका प्रणाली, तो 1790 में 10 वर्षीय ठेका प्रणाली की शुरुआत की गई, जिसमें हमारे पुराने जमींदार थे उनको ही ठेके देने शुरू कर दिए। बात करें स्थायीकरण की, 1790 में 10 वर्षीय ठेका प्रणाली की शुरुआत की और केवल 3 साल बाद ही इसी 10 वर्षीय ठेका प्रणाली को स्थायी मतलब परमानेंट कर दिया। इसके कारण इसे स्थायी बंदोबस्त कहा जाता है। बात करें जॉन शॉर की व्यवस्था की, तो इस प्रकार प्रणाली का प्रारूप क्या हमारे जॉन शॉर ने तैयार किया था। जो हमारे परमानेंट सेटलमेंट, ये स्थायी बंदोबस्त का प्रारूप किसने तैयार किया था, जॉन शॉर ने किया था। इसलिए इसे जॉन शॉर व्यवस्था के नाम से जाना जाता है। फिर राजस्व के वितरण की बात करें, तो इस प्रणाली के तहत राजस्व के वितरण की बात करें तो 10/11 हिस्सा कंपनी को और 1/11 हिस्सा जमींदारों को दिया जाता था। मतलब 11 में से एक हिस्सा जमींदार और 10 हिस्से कौन लेता था, कंपनी लेती थी। अब हम चित्र के माध्यम से देख सकते हैं, 3 कलर भरे हुए हैं। एक तो हमारे क्या ब्लू कलर, एक ब्लैक कलर और एक हमारी ये जो शेडेड कलर कलर है। तो ब्लू कलर का मतलब तो हमारी जो परमानेंट सेटलमेंट है, जो हमारे शेडेड है तो ये हमारी रैयतवाड़ी व्यवस्था है, और जो हमारे ब्लैक कलर के अंदर है ये महालवाड़ी व्यवस्था है। तो हमारे 3 प्रकार की व्यवस्था के बारे में पढ़ेंगे। ये पहली व्यवस्था के बारे में पढ़ रहे हैं, जो परमानेंट सेटलमेंट, ये स्थायी बंदोबस्त के नाम से जानी जाती है। लागू क्षेत्रों की बात करें तो स्थायी बंदोबस्त हमारे ब्रिटिश भारत के लगभग 19% क्षेत्रों में लागू हुआ था। यह मुख्य रूप से किन-किन क्षेत्रों में लागू हुआ था? बात करें तो पूरे के पूरे बंगाल में, बिहार में, उड़ीसा में और उत्तरी कर्नाटक के कुछ हिस्सों में, साथ ही साथ बनारस के कुछ हिस्सों में भी हमारे ये स्थायी बंदोबस्त लागू किया गया था, जो हमारे 19% एरिया था भारत का, ब्रिटिश भारत का उस समय। बात करें स्थायी बंदोबस्त व्यवस्था से ईस्ट इंडिया को क्या फायदा हुआ? फायदों की बात करें तो समय और धन की बचत हुई। तो ईस्ट इंडिया कंपनी के समय और धन की बचत होती है। क्यों? क्योंकि उन्हें हर साल राजस्व की प्रक्रिया से नहीं गुजरना पड़ता है, इसीलिए पैसे की और समय की दोनों की बचत होती है। कार्यकुशलता में वृद्धि की बात करें तो राजस्व विभाग के कर्मचारी को अब अन्य विभागों को में लगाया जा सकता था। क्यों? क्योंकि उनका समय बच रहा था, जिससे कंपनी की कार्यकुशलता में वृद्धि होती है। तो निश्चित आय और योजना की, तो ईस्ट इंडिया कंपनी को की आय निश्चित हो गई थी, जिससे वे भविष्य की योजनाएं और भी ज्यादा प्रभावी ढंग से बना सकते थे। स्वामी भक्त वर्ग की बात करें तो जमींदारों के रूप में अंग्रेजों को एक स्वामी भक्त वर्ग मिल गया था, जो कंपनी के प्रति कैसा था, वफादार था और विद्रोह की स्थिति में उसका समर्थन करता था। बात करें तात्कालिक लाभ और दीर्घकालिक हानि की, तो स्थायी बंदोबस्त से क्या हुआ, ईस्ट इंडिया कंपनी को तात्कालिक मतलब उस समय तो फायदा हुआ, लेकिन दीर्घकालिक रूप से हानि हुई। क्यों? क्योंकि वे राजस्व को भविष्य में नहीं बढ़ा सकते थे, जबकि हमारे कृषि उत्पादन और भूमि का मूल्य बढ़ता ही जा रहा था। इसलिए बाद में क्या, दक्षिण भारत में हमारे रैयतवाड़ी और उत्तर भारत में महालवाड़ी व्यवस्था को लागू किया गया। तो ये हमने फायदे देख लिए इसके। अब हम देखेंगे स्थायी बंदोबस्त व्यवस्था की कमियां की, ड्रॉबैक्स की बात करें तो किसानों की स्थिति में इससे गिरावट आती है। जमींदार
को भूमि का मालिक मान लिया गया था इसमें, जिससे क्या है किसान केवल मजदूर की भूमिका में आ गया था और उसकी स्थिति कैसी हो गई? दयनीय हो गई थी। भू राजस्व का अधिक निर्धारण की बात करें तो शुरू में ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा भू राजस्व अधिक निश्चित किया गया था, जिससे किसानों पे बोझ बढ़ आ गया था कर का। जमींदारों के द्वारा शोषण की बात करें, जमींदारों द्वारा समय-समय पर राजस्व बढ़ा दिया जाता था। बात करें, हालांकि कंपनी का हिस्सा तो निश्चित था, जमींदार अपने लाभ के लिए किसानों से ज्यादा कर वसूलते थे, जिससे किसानों की हालत और भी ज्यादा दयनीय हो गई थी। कृषि में सुधार के अभाव की बात करें, जमींदारों ने कृषि में किसी प्रकार का कोई सुधार नहीं किया। क्यों? क्योंकि उनका मुख्य उद्देश्य केवल केवल राजस्व की वसूली करना होता था, जिससे किसानों का शोषण और भी ज्यादा बढ़ता गया। अनुपस्थित जमींदारों की श्रृंखला की बात करें तो अनुपस्थित जमींदार जो एब्सेंटी लैंडलॉर्ड्स है, इनकी एक श्रृंखला बन गई थी, जो शहरों में रहते थे और अपने एजेंटों के माध्यम से क्या करते थे? किसानों का अधिक से अधिक शोषण करवाते थे। फिर राष्ट्रवादी भावनाओं के दमन की बात करें तो ईस्ट इंडिया कंपनी के जो स्वामी भक्त जमींदार वर्ग थे, इन्होंने राष्ट्रवादी भावनाओं को दबाने का काम किया। क्यों? क्योंकि उनके हित अंग्रेजों से जुड़े हुए थे, न कि किसानों से। फिर जमींदारों को भी हानि हुई। प्रारंभ में तो कई जमींदारों को हानि हुई, खासकर वो जो निर्धारित राजस्व जमा नहीं करा पाए थे, उनको अपनी जेब से ये राजस्व जमा कराना पड़ा। फिर इनके ऊपर एक सूर्यास्त का नियम लागू होता था। उसकी बात करें तो जमींदारों पर सूर्यास्त का नियम लागू होता था कि यदि कोई जमींदार निश्चित तिथि तक सूर्यास्त होने से पहले भू राजस्व नहीं जमा कराता था, तो उसकी जमींदारी छीन ली जाती थी और उस जमीन को नीलाम कर दिया जाता था। अगली व्यवस्था आती है हमारी कौन सी? रैयतवाड़ी व्यवस्था। रैयतवाड़ी व्यवस्था की बात करें तो रैयतवाड़ी व्यवस्था में किसान क्या है? सीधे सरकार को राजस्व देता था। रैयत का मतलब होता है किसान। शुरू की बात करें तो बंगाल के गवर्नर जनरल लॉर्ड हेस्टिंग्स के शासनकाल में दक्षिणी भारत में क्या रैयतवाड़ी नाम की एक भू राजस्व व्यवस्था शुरू होती है। शुरुआत की बात करें तो 1792 में, कब? 1792 में कैप्टन रीड ने, किसने? कैप्टन रीड ने क्या किया? तमिलनाडु के बारामहल से रैयतवाड़ी व्यवस्था की शुरुआत की थी। तो 1792 में क्या हुआ? कैप्टन रीड ने तमिलनाडु के जो बारामहल है, वहां से रैयतवाड़ी व्यवस्था की शुरुआत की थी। बात करें बड़े पैमाने पर किस प्रकार लागू हुआ, तो बाद में समय के साथ मद्रास में थॉमस मुंड्रो और बॉम्बे में एल्फिंस्टन ने क्या किया? रैयतवाड़ी व्यवस्था को बड़े तौर पर लागू किया था। स्वामित्व की बात करें तो रैयतवाड़ी व्यवस्था में किसानों को भूमि का मालिक माना गया था। लागू की बात करें तो यह व्यवस्था भारत के लगभग 51% क्षेत्र पर लागू हुई थी, जिसमें हमारा मद्रास प्रेसिडेंसी, बॉम्बे प्रेसिडेंसी के कुछ हिस्से, असम, कुर्ग, ये वाले हिस्से शामिल थे। फिर बात करें रैयतवाड़ी व्यवस्था लागू होने के क्या-क्या कारण थे। पहला कारण था हमारा जमींदारी वर्ग का अभाव। दक्षिणी भारत में क्या था? जमींदार वर्ग का अभाव था, जो हमारे स्थायी बंदोबस्त की एक तरह की नींव थी। तो लेकिन दक्षिणी भारत में ऐसा नहीं था। फिर किसानों की मांग की बात करें तो कुछ किसानों ने मांग की थी कि वो सीधे रानी मतलब ब्रिटिश क्राउन की रैयत या प्रजा बनना चाहते हैं, न कि जमींदारों की प्रजा बनना चाहते हैं। तो किसानों ने भी ऐसी ही मांग की थी। फिर कृषि सुधारों की उपेक्षा की बात करें तो ईस्ट इंडिया कंपनी ने माना कि किसानों को भूमि का मालिक बनाने से वे भूमि और खेती दोनों में सुधार करेंगे और इससे क्या होगा? उत्पादन बढ़ेगा। राजनीतिक समर्थन की बात करें तो कंपनी का मानना था कि किसानों को भूमि का मालिक बनाने से वे अंग्रेजों के समर्थक हो जाएंगे और अंग्रेजों को क्या है अपने प्रशासनिक सुधार लागू करने में आसानी रहेगी। फिर स्थायी बंदोबस्त की कमियों की बात करें, स्थायी बंदोबस्त में बहुत सारी कमियां थी, जैसे कि ईस्ट इंडिया कंपनी भू राजस्व कभी भी बढ़ा नहीं सकती थी। जमींदारों ने क्या किया? जमींदारों ने भूमि सुधारने के प्रयास ही नहीं किए। अनुपस्थित जमींदारों की एक श्रृंखला बन गई थी। रैयतवाड़ी इन कमियों को दूर करने का एक तरह का प्रयास था। फिर रैयतवाड़ी व्यवस्था के लाभों की बात करें, इससे क्या हुआ? बंजर भूमि का सुधार हुआ। आरंभ में किसानों ने बंजर भूमि को सुधारने के प्रयास किए। क्यों? क्योंकि वे अपनी भूमि के मालिक हुआ करते थे। फिर प्रशासनिक सुधारों में आसानी, अंग्रेजों ने क्या किया? अपने प्रशासनिक सुधारों को लागू करने में आसानी रही। क्यों? क्योंकि वे सीधे किसानों के संपर्क में रहते थे। फिर भूमि वितरण का आदर्श, तो भारत में भूमि वितरण का एक आदर्श स्थापित होता है, जिसमें हमारे भूमि स्वामित्व सीधे किसान के पास चला जाता है। अब हम बात करेंगे रैयतवाड़ी व्यवस्था की हानियों की, डिसएडवांटेज की बात करें तो उच्च भू राजस्व की दर बहुत ज्यादा थी, जिससे हमारे किसानों पर भारी वित्तीय बोझ पड़ा। राजस्व में बार बार वृद्धि, ईस्ट इंडिया कंपनी क्या करती थी? समय समय पर भू राजस्व बढ़ा दिया करती थी, जिससे हमारे किसानों को शोषण होता है और उनकी आय अनिश्चित बनी रहती है किसानों की। फिर कर्ज का जाल की बात करें तो अंग्रेज नकदी में भू राजस्व इकट्ठा किया करते थे। इसके लिए किसानों को साहूकार से कर्ज लेना पड़ता था और वे कर्ज के जाल में फंस जाया करते थे। प्रशासनिक बोझ की बात करें तो राजस्व वसूली के लिए कंपनी को अधिक कर्मचारी की आवश्यकता होती थी। इसलिए इस विभाग में दूसरे विभागों के कर्मचारी भी लगाए गए, जिससे दूसरे विभागों के प्रशासनिक कार्य में कमी आई थी। अधिकारियों के शोषण की बात करें तो ईस्ट इंडिया कंपनी के प्रशासनिक अधिकारी स्वयं जमींदारों की भूमिका में आ गए थे और वो किसानों पर दबाव डालते रहते थे।
प्राचीन व्यवस्था का टूटना की बात करें तो प्राचीन प्रांत भारतीय व्यवस्था भूमि व्यवस्था टूट जाती है। भूमि और किसान दोनों के दोनों चलायमान हो जाते हैं। टैक्स दिया तो भूमि आपकी, नहीं दिया तो चलो यहाँ से। यानी भूमि को बेचा या गिरवी रखा जा सकता था। बात करें कठोर राजस्व वसूली। भू राजस्व वसूली में कठोरता बरती जाती थी। भू राजस्व जमा न कराने पर किसानों को भूमि से बेदखल कर दिया जाता था, भगा दिया जाता था। कृषि तकनीक में सुधार का अभाव। ईस्ट इंडिया कंपनी ने क्या किया? कृषि में कोई नई तकनीक लाने का प्रयास नहीं किया, जिससे उत्पादकता में वृद्धि नहीं होती है। स्थानीय परिस्थितियों की अज्ञानता की बात करें, ईस्ट इंडिया कंपनी यानी कि दक्षिण भारत की परिस्थितियों से पूरी तरह से परिचित नहीं थी। ईस्ट इंडिया कंपनी कहती है हमारी दक्षिण भारत में कैसी परिस्थितियां थी, उससे पूरी तरह से परिचित नहीं थी। इसलिए अलग-अलग स्थानों पर अलग-अलग भू राजस्व दरें लागू की गई थी, जो क्या थी? असमान थी, जिससे असमानता बढ़ती। तीसरी व्यवस्था आती है हमारे कौन सी? महालवाड़ी व्यवस्था। ये आप चौथा नंबर देख रहे हैं, लेकिन एक तो केवल प्रारंभिक थी, बाकी के बाद की 3 है। तो वैसे तो चौथे नंबर की है। महालवाड़ी व्यवस्था के बारे में बात करें तो महालवाड़ी व्यवस्था में राजस्व का निर्धारण गांव या गांवों के समूह के साथ किया जाता था। महाल का मतलब होता है गांव या गांवों का समूह। प्रारंभ की बात करें तो बंगाल के गवर्नर जनरल लॉर्ड हेस्टिंग्स के शासनकाल में उत्तर भारत में महालवाड़ी नामक एक भू राजस्व व्यवस्था शुरू की जाती है। शुरुआत की बात करें तो महालवाड़ी व्यवस्था 1822 में लॉर्ड हेस्टिंग्स के शासनकाल में हॉल्ट मैकेंजी ने शुरू की थी। कब? 1822 में हॉल्ट मैकेंजी ने यह महालवाड़ी व्यवस्था शुरू की थी। बात करें इसको बड़े पैमाने पर लागू करने की तो बाद में कालांतर में मार्टिन बर्ड ने, किसने? मार्टिन बर्ड ने क्या किया? महालवाड़ी व्यवस्था को बड़े तौर पर लागू किया था। और मार्टिन बर्ड को उत्तर भारत में भूमि सुधार का जनक कहा जाता है। आप इसे याद रखेंगे क्या? कि मार्टिन बर्ड को उत्तर भारत में भूमि सुधारों का जनक कहा जाता है। उत्तर पश्चिमी प्रांत की बात करें तो उत्तर पश्चिमी प्रांत में महालवाड़ी व्यवस्था को जेम्स थॉमसन ने लागू किया था। किसने? जेम्स थॉमसन ने उत्तर भारत में से लागू किया था। लागू क्षेत्रों की बात करें तो महालवाड़ी व्यवस्था ब्रिटिश भारत के लगभग 30% एरिया पे लागू होती थी। यह मुख्य रूप से देखें तो पंजाब, संयुक्त प्रांत जिसे अब उत्तर प्रदेश कहते हैं, उत्तर पश्चिमी प्रांत में लागू की गई थी। राजस्व निर्धारण इकाई की बात करें तो महालवाड़ी व्यवस्था में पूरे गांव या महाल का जो गांव का समूह है, उनका भू राजस्व एक साथ निश्चित करके एकत्रित किया जाता था। कि पूरे पूरे गांव गांव के समूह का एक साथ टैक्स निर्धारित कर दिया जाता था राजस्व का। स्वामित्व की बात करें तो यहाँ पे ग्राम सभा मतलब या फिर ग्राम समुदाय को क्या है? भूमि का मालिक बनाया जाता था। हालांकि व्यक्तिगत किसानों के पास अपनी जोत का अधिकार हुआ करता था, लेकिन टैक्स तो गांव या गांव के समूह से लिया जाता था, जिसे महाल कहते थे। बात करें हमारे भू राजस्व दर, तो प्रारंभ में महालवाड़ी व्यवस्था में भू राजस्व कितना? 80% रखा गया था, जो बहुत ज्यादा था। बाद में विलियम बेंटिंग ने महालवाड़ी व्यवस्था में भू राजस्व को घटा के कितना? 66% कर दिया था। डलहौजी ने सहारनपुर नियम के अनुसार, किसके अनुसार? सहारनपुर नियम के अनुसार महालवाड़ी व्यवस्था में भू राजस्व को घटाकर भी कितना? 50% ही कर दिया था। फिर बात करें महालवाड़ी व्यवस्था लागू करने के मुख्य कारण क्या थे? बात करें तो राजस्व में वृद्धि। कंपनी का मुख्य उद्देश्य क्या था? राजस्व में वृद्धि करना। ग्राम समुदाय की स्वायत्ता पर का दिखावा की बात करें, कंपनी ने ग्राम समुदाय की स्वायत्ता को बनाए रखने का दिखावा किया, जबकि हमारे वास्तविक नियंत्रण क्या है? अपने पास ही रखा था कंपनी ने। फिर उत्तरी भारत की विशिष्ट सामाजिक संरचना की बात करें, तो उत्तरी भारत में गांव समुदाय की एक विशिष्ट सामाजिक संरचना थी, जहां पे हमारे भूमि पर सामूहिक अधिकार ज्यादा प्रचलित रहता था। स्थायी बंदोबस्त की कमियों को दूर करना। स्थायी बंदोबस्त में राजस्व निश्चित होने की वजह से कंपनी को होने वाले दीर्घकालिक नुकसान को रोकना भी इसका उद्देश्य था। फिर बात करें रैयतवाड़ी व्यवस्था की कठिनाइयों को कम करना, तो रैयतवाड़ी में व्यक्तिगत किसानों से सीधा संपर्क रखने की जो प्रशासनिक कठिनाइयां थी, उसको कम करना, ये कारण थे। अब हम देखेंगे महालवाड़ी व्यवस्था की कमियों के बारे में, ड्रॉबैक्स के बारे में बात करें तो उच्च भू राजस्व लिया जाता था, तो भू राजस्व अभी भी बहुत ज्यादा था, जिससे क्या? किसानों को शोषण होता था। बड़े किसानों के प्रभुत्व की बात करें तो भूमि पर ग्राम सभा का अधिकार था, परंतु व्यवहारों में बड़े किसान और गांव के मुखिया जमींदारों को भूमिका में आ गए थे तथा उन्होंने छोटे किसानों को भूमि हड़प ली थी। फिर सामाजिक व्यवस्था के बिगड़ने की बात करें तो कई किसान भू राजस्व देने से मना कर देते थे, जिसका प्रभाव क्या होता था? अन्य किसानों पर पड़ता था, जिससे गांव की सामाजिक व्यवस्था बिगड़ जाती थी और आंतरिक कलह बढ़ जाता था कि कोई किसान देता था, कोई किसान नहीं देता था। लेकिन महाल या पूरे पूरे गांव के समूह को पूरा का पूरा टैक्स तो देना ही पड़ता था। अब हम बात करेंगे तीनों प्रकार की जो व्यवस्था थी, इनका तुलनात्मक अध्ययन करके देखें। स्थायी बंदोबस्त, रैयतवाड़ी और महालवाड़ी व्यवस्था, तीनों का तुलनात्मक अध्ययन करें। प्रारंभकर्ता की बात करें तो स्थायी बंदोबस्त हमारे जॉन शॉर ने 1793 में, लेकिन कार्नवालिस के द्वारा इसे लागू किया गया था। रैयतवाड़ी व्यवस्था की बात करें तो कैप्टन फ्रीड ने 1792 में, बाद में मुनरो और एल्फिंस्टन ने बड़े पैमाने पर लागू किया। महालवाड़ी की व्यवस्था की बात करें तो हॉल्ट मैकेंजी ने
1822 में, बाद में हमारे मार्टिन बट और जेम्स थॉमसन ने इसे बड़े पैमाने पे लागू किया। क्षेत्रों की बात करें, किन-किन क्षेत्रों में लागू क्षेत्र, तो मुख्य रूप से स्थायी बंदोबस्त मूल रूप से बंगाल, बिहार, उड़ीसा, उत्तरी कर्नाटक, बनारस इन क्षेत्रों में लागू हुई थी, मतलब ब्रिटिश भारत के 19% क्षेत्रों में। दूसरी व्यवस्था हमारी कौन-सी? रैयतवाड़ी। तो रैयतवाड़ी में हमारे मद्रास प्रेसिडेंसी, बॉम्बे प्रेसिडेंसी के कुछ हिस्से, असम कुर्ग मतलब ब्रिटिश भारत की 51% क्षेत्र है, जो दक्षिण के भाग है उनमें। फिर हमारे मालवाड़ी की बात करें, उत्तर पश्चिम प्रांत जिसमें आगरा और अवध, मध्य प्रांत पंजाब मतलब ब्रिटिश भारत के 30% एरिया पे ये लागू हुई थी। राजस्व की बात करें तो स्थायी बंदोबस्त में क्या जमींदारों के साथ समझौता किया गया था, जिन्हें क्या भू भाई राजस्व निर्धारण और वसूली की इकाई की बात करें, जमींदारों के साथ समझौता किया गया, जिन्हें क्या भूमि का स्वामी माना गया और वे सरकार को एक निश्चित राजस्व देने के लिए तैयार हो गए थे। रैयतवाड़ी के अंदर क्या प्रत्येक किसान जो रैयत है इसके साथ सीधा समझौता किया गया था, जो अपनी भूमि का स्वामी माना गया और सीधा सरकार को राजस्व देने के लिए उत्तरदायी था। महालवाड़ी में पूरे गांव या महाल जो गांवों का समूह था, इसके साथ समझौता किया गया और गांव के मुखिया या फिर लंबादार पूरे के पूरे गांव की ओर से राजस्व इकट्ठा करके सरकार को जमा कराता था। फिर स्वामित्व की बात करें तो स्थायी बंदोबस्त में भूमि का स्वामित्व जमींदारों को दिया गया, रैयतवाड़ी में भूमि का स्वामित्व किसानों या फिर रैयतों को सौंपा गया और महालवाड़ी के अंदर भूमि का स्वामित्व की अवधारणा सामूहिक स्वामित्व की अवधारणा थी, मतलब किसानों के पास अपनी जोत का अधिकार था, लेकिन फिर भी सामूहिक स्वामित्व की अवधारणा थी वहां पे। फिर राजस्व की दर का निर्धारण, तो स्थायी बंदोबस्त में राजस्व की दर स्थायी रूप से तय कर दी जाती थी, जिसे भविष्य में नहीं बढ़ाया जा सकता था। रैयतवाड़ी में राजस्व की दर भूमि की उर्वरता उपज के आधार पर निर्धारित की जाती थी और इसे समय समय पर संशोधित किया जा सकता था। दर अक्सर क्या होती थी, अधिक ही हुआ करती थी। फिर महालवाड़ी में राजस्व का निर्धारण पूरे गांव की अनुमानित उपज के आधार पर किया जाता था और इसे भी समय समय पर संशोधित किया जा सकता था। शुरू में 80%, बाद में 66 और बाद में लास्ट में कितना डलहौजी तक आते आते ये 50% तक ही रह जाती है। फिर मध्यस्थ की बात करें तो स्थायी बंदोबस्त की बात करें तो स्थायी बंदोबस्त में जमींदार सरकार और किसानों के बीच में मध्यस्थ के रूप में काम करते थे। कौन? जमींदार। रैयतवाड़ी में किसान और सरकार के बीच कोई भी मध्यस्थ नहीं हुआ करता था, क्योंकि हमारे मालवाड़ी के अंदर गांव का मुखिया या लंबरदार राजस्व संग्रहण में मध्यस्थ की भूमिका निभाता था, लेकिन भूमि पर स्वामित्व किसका सामूहिक रूप से माना जाता था। फिर प्रभाव की बात करें तो स्थायी बंदोबस्त में जमींदारों को भूमि का स्थायी स्वामित्व मिलने से उन्होंने किसानों का शोषण किया, कृषि विकास में कोई प्रोत्साहन नहीं मिला, जमींदार एक वफादार वर्ग बन गए थे। फिर हमारे रैयतवाड़ी में किसानों पर राजस्व का बोझ बहुत ज्यादा था, जिससे वे क्या कर्ज के जाल में फंस गए और भूमिहीन हो गए थे। कृषि उत्पादन भी बहुत ज्यादा प्रभावित होता है। महालवाड़ी में क्या होता है, गांव समुदाय पर राजस्व का सामूहिक बोझ था, जिससे किसानों पर दबाव बना, बड़े किसानों ने छोटे किसानों का शोषण किया और गांव की सामाजिक व्यवस्था प्रभावित होती है। तो इस प्रकार हमने एक लेक्चर के जरिए आज हमने ब्रिटिश भारत की राजस्व व्यवस्था के बारे में देखा। तो इस प्रकार के इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल से जुड़े। वीडियो यदि पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों का शेयर करें। धन्यवाद।